वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वीकली अपडेट्स की 14th एपिसोड है और ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने अपने फ्रेंड यासीन के साथ स्टार्ट की है। इसके अंदर मुझे खुद बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसके अंदर मैं वो बातें करता हूँ जो यूजुअली अपनी नॉर्मल वीडियोस के अंदर नहीं कह पाते, या लेट्स से टाइमिंग की वजह से वो वीडियोस देर से आती हैं। ये हमें पता है कि ये लाइव वीडियो होती है और हम विद इन लेट्स से 12 आवर्स हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो जो पिछले हफ्ते के अंदर कुछ भी इस तरह की चीज़ गई हुई होती है या हमारी नज़रों से गुजरी हुई होती है, हम उसको लेके आ जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने लास्ट वीडियो से थोड़ा सा उसको जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने बफे इंडिकेटर की बात की थी, जिसमें वो 217% के ऊपर चला गया था, उस पे आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स में बोला भी था कि जो टाइटल थंबनेल है वो मैच नहीं कर रहा वीडियो के कंटेंट से। तो ये थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट वही था। सिर्फ ये बात हो रही है कि जब न्यूज़पेपर के अंदर या इस तरह की आर्टिकल्स के अंदर ये बात आती है कि मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, तो हमने भी उसी तरह से बताया कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, इस तरह की न्यूज़ है, बट एक्चुअल में जो हमें समझ में आता है वो ये है। तो अगर इस तरह से नहीं है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं ऑफ कोर्स अपनी तरफ से जो एनालिसिस मेरी होती है मैं तो वो बात कर रहा हूँ, या यासीन की जो एनालिसिस होती है वो बात कर रहे होते हैं। हमारी कोई फाइनल थॉट्स उस तरह की नहीं होती हैं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन से एनीथिंग यू वांट टू से, और उसके बारे में फिर हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। वी रीड ऑल द कमेंट्स, बल्कि उस पर रिप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है आजकल यूएस के अंदर, उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव स्टॉक मार्केट के ऊपर, उस पर बात की हमने। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त एक आइकॉनिक कंपनी है, ईए, इट्स इन द गेम, इस तरह करके कुछ इनका लोगो था। एक ज़माने में नीड फॉर स्पीड में खेला करता था, तो वो अभी पीआईएफ जो सऊदी का सॉवरेन वेल्थ फंड है, उन्होंने उसको एक्वायर किया है, उस पे हमने बात की। मेंशन टैक्स बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी जिसको मैंने दुबई से कोरिलेट किया कि किस तरह से जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़, सिटीज़ होते हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को वो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो कि आपको एलए में मिलता है या पेरिस में मिलता है या इवन कुछ हद तक लंदन वगैरह में मिलता है। वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को जो फ्लो है इन्वेस्टमेंट्स का वो रोकने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में हर्डल्स आती हैं, उस पे हमने थोड़ी सी बात की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो टोटल मार्केट रीसेट होता है एवरी डिकेड या एवरी 2 डिकेड, तो उस पे हमने थोड़ी सी बात की कि किस तरह से कंपनीज़ जो कोप अप नहीं कर पाती हैं वो निकल जाती हैं टॉप 10 टॉप 20 की लिस्ट से। उस पे हमने बात की है, इसीलिए जो इंडिविजुअल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ा एक ज़बरदस्त सा चार्ट था जो मुझे मिला था, मैंने उसके अंदर उस पे डिटेल में डिस्कस किया है। सो आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू लेट अस नो हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस। इसके अलावा मेरा न्यूज़लेटर है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड की जो कि फ्री है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स सबके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जितनी मैं बात करता हूँ डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में, उनके लिंक्स भी नीचे दिए हुए हैं इस वीडियो के, ताकि अगर आपको यूज़ करनी है, इन्वेस्ट करना है उनके थ्रू, तो आप इन्वेस्ट करें, रेफरल बोनस आपको मिल सकता है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सलाम यासीन, क्या हाल है? ठीक-ठाक। तो वली हमने रिकॉर्डिंग से पहले बात की थी कि जो अक्सर लोग बात करते हैं कि वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हाई है और बहुत रिस्की है। तो कुछ हद तक तो वो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमने टच बेस किया था कि भई जो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं, उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो भी काफ़ी चेंज हो गया वक़्त के साथ-साथ। यानी कि पहले वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी यूएस के अंदर, लेकिन अब उनका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ग्लोबलाइज़्ड है। यानी कि उनकी एक ख़ास परसेंटेज ऑफ इनकम तो ठीक है यूएस से आती है, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक जो है वो रेवेन्यू का, वो यूएस से बाहर से आता है। तो तुमने कुछ प्रेज़ेंटेशन तैयार की, तो उसके बारे में ज़रा बताओ लोगों को कि क्या तुम्हारी रिसर्च है अब तक? सो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था वॉरेन बफे इंडिकेटर को, तो अगर किसी को देखना है तो डिटेल में पुरानी वीडियो के अंदर हमने बात की भी है। तो वॉरेन बफे इंडिकेटर इस वक्त 217% पर है, जबकि वॉरेन बफे ने एक टाइम पर बोला था कि ये इंडिकेटर अगर 100% पर हो तो यू आर प्लेइंग विद फायर। तो उस पे वही बात है कि लोग डिफरेंट तरीके से उसको ले रहे होते हैं, क्योंकि पुरानी जो इंडिकेटर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो। तो इस चीज़ के अंदर अगेन पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी, बट एक डेटा मेरे पास अभी आया था। 2 मेजर कंपनीज़ हैं यूएस की, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। इसको थोड़ा-सा मैंने कंपेयर किया कि 2000 और 2024 का जो डेटा है, उसके हिसाब से जो उनका टोटल रेवेन्यू है, उसका यूएस का शेयर और इंटरनेशनल शेयर, उसका क्या स्टेटस है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो 2000 के अंदर यूएस का जो शेयर था इनका रेवेन्यू का, वो 68% था, और 2024 के अंदर इसी रेवेन्यू शेयर को अब आप देखेंगे तो 51% पर है। इंटरनेशनल शेयर रेवेन्यू का जो था वो 32% था 2000 के अंदर, और आज वही रेशियो 49% पर है। इसी तरह से एप्पल के अंदर जो यूएस का शेयर था, यूएस रेवेन्यू का शेयर था, यूएस बेस्ड रेवेन्यू का शेयर था, वो 52% था 2000 के अंदर। आज वही
36% पर है, यानी कि कम हो गया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर इंटरनेशनल शेयर देखेंगे इसके रेवेन्यू का एप्पल का, तो वो पहले 48% था, आज वो 64% हो गया है। सो इट इज शोइंग कि जो आपके रेवेन्यूज हैं वो यूएस बेस्ड कंपनीज के, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके जो बाहर से पैसे आ रहे हैं वो बढ़ गए। अच्छा, अब जो ये इंडिकेटर था बेसिकली वो आपको काम कैसे कर रहा था, वो काम ऐसे कर रहा था कि जो आपका टोटल इंडेक्स था वो आप उसकी जो मार्केट कैप थी कंपनीज की, जो 2000 कंपनीज का जो टोटल मार्केट कैप था जो यूएस की कंपनीज थी, उनको न्यूमरेटर में रखता था और डिनोमिनेटर में जो जीडीपी है यूएस का उसको रखता था। अब यूएस का जो जीडीपी है वो तो बेसिकली जो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनफैक्ट वो जो है वो तो आपकी कंट्री का अपना एक इंडिकेटर है। उसमें उसने कंसिडर नहीं किया हुआ कि दुनिया में क्या हुआ है। लेकिन आपकी जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि उनके रेवेन्यूज़ पूरी दुनिया से आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो टॉप लाइन में वो दोनों चीज़ें आ रही हैं। सो इसकी वजह से आपका जो कंपनीज़ का वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है कंपनीज़ की, वो ज़्यादा बढ़ रही है कंपेयर टू आपका जो नेशनल प्रोडक्ट यूएस के इंटरनल प्रोडक्ट जो आउटपुट है। इसकी वजह से ऑफ कोर्स जो आपका जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आपका जो इंडिकेटर है ये वाला, ये ऊपर जाने लगेगा। तो पॉइंट सिर्फ ये था कि इस तरह की जो फिगर्स होती हैं उनको डायरेक्टली देखना और उस पे कोई डिसीजन लेना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो दिस वाज़ द होल पॉइंट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। तो फिर इसके अंदर फिर हमने और चीज़ें भी देखनी है कि जो जैसे अभी हमने बात की कि जो मार्केट रीसेट होने वाली है, इसके ऊपर भी बात हो रही है कि ग्लोबल रीसेट होता है हर 10-15 साल के अंदर। सो ऐसा क्या होता है जो पूरे सिस्टम के अंदर जो है ना तबाही मच जाती है। तो अब मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक चार्ट है जो मुझे मिला इंटरनेट से, और जब इसको वेरीफाई किया मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से था कि जो कंपनी 10 साल के अंदर आपको नज़र आ रही है कि पीछे 10 साल के अंदर बहुत टॉप के ऊपर थी, इट्स मोस्ट लाइकली कि वो नीचे चली जाएगी और उसके बाद फर्दर वो डाइल्यूट हो जाएगी और 1-2 डेकेड्स 3 डेकेड्स के बाद हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए टॉप टियर की कंपनीज के अंदर। सो एग्जांपल्स हियर हैं, जैसे यहाँ पर 1985 के अंदर कुछ कंपनीज थी जो कि यूएस की टॉप 10 कंपनीज थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ड्यूपॉन्ट हो गया, कोडैक हो गया, रॉयल डच हो गया, एमरॉक हो गया, शेल ऑयल, एटी&टी, जनरल मोटर्स, जीई, एक्सॉन मोबिल, आईबीएम, ये इस तरह की जो कंपनीज हैं जो टॉप 10 कंपनीज थी 1985 में। अगर हम 1995 में जाते हैं तो इसमें से बहुत सारी कंपनीज निकल चुकी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज बंद हो चुकी होती हैं, बट ये कंपनीज उस लेवल से निकल चुकी होती हैं जो कि टॉप 10 के अंदर आपका मार्केट कैप बनाती हैं। फिर उसके अंदर कुछ कंपनीज और ऐड होती हैं। इसी तरह से अगर 2005 के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर एक सिर्फ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो जैसे आईबीएम हो गई, एक्सॉन हो गई और जीई हो गई। ये तीन ऐसी कंपनीज हैं जो कि 1985 से चलती हुई आ रही हैं। फिर 2015 में जाएंगे तो आपको जीई नजर आएगी और एक्सॉन नजर आएगी। बाकी सारी कंपनीज निकल चुकी हैं। 2025 के अंदर कोई कंपनी नहीं बची जो कि एक ज़माने में टॉप 10 में आती हो। अब बिल्कुल नया एक जॉनरा है इन कंपनीज का, ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड है, जिसमें एप्पल, इनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, अल्फ़ाबेट, मेटा, टेस्ला, ब्रॉडकॉम, बक्स, बल्कि आई थिंक ब्रॉडकॉम, यू वर वर्किंग एट ब्रॉडकॉम, राइट? एक एक टाइम पर। नहीं, वो दूसरी कंपनी थी ब्रॉडसॉफ्ट। अच्छा, ब्रॉडसॉफ्ट थी, ठीक है। हुँ। बर्कशायर हैथवे और जेपी मॉर्गन, अब इस तरह की कंपनीज़ टॉप पर हैं। तो ऑफ कोर्स मार्केट कैप भी बढ़ गया है। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो लोगों का एक होता है ना कि यार हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो कंपनी किसी टाइम पर भी उसके साथ कुछ हो सकता है, उसके सीईओ के साथ कुछ हो सकता है, उस कंपनी के साथ इटसेल्फ कोई मेजर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ सकता है। जैसे मुझे याद है एक ज़माने में मैं मोटरोला में काम करता था, तो मोटरोला बहुत अच्छी कंपनी थी फॉर नेटवर्क, जो इक्विपमेंट प्रोवाइडिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती थी और बहुत अच्छे इनके इक्विपमेंट्स होते थे। बट उन्होंने एक बहुत गलत डिसीजन लिया कि 3G के अंदर उन्होंने काम नहीं किया, 3G में उन्होंने सपोर्ट ली हुआवे की। इवेंचुअली मोटरोला डाइड आउट फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनका पूरा सेटअप था। हुँ। और फिर वो बाकी कंपनीज आना शुरू हो गई, ऑफ कोर्स हुआवे ने तो फिर तबाही मचा दी वहां पर आने के बाद। सो एक गलत डिसीजन कंपनी का कहीं से कहीं लेके जा सकता है। आज एप्पल बहुत अच्छी कंपनी है एंड आई लाइक द कंपनी, मेरे पास बहुत सारी डिवाइसेज हैं एप्पल की, बट ये गारंटी नहीं है कि आज से 10 साल बाद एप्पल इसी फॉर्म के अंदर मौजूद हो सकता है इससे अच्छी हो जाए, हो सकता है इससे नीचे चली जाए, हो सकता है यहीं पर है, बिल्कुल, मैं यही लेकिन कहने 20 वाला था साल कि हो बाद सकता एप्पल है वहीं एप्पल को हम रहेगी। ना देखें। हाँ। हाँ, हो सकता है 20 साल बाद एप्पल हमें नजर ही ना आए या हुँ। किसी ने एक्वायर कर लिया हो या एप्पल खत्म हो जाए फॉर 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 आई देयर थिंक खत्म रॉन्ग। होना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है वो टॉप 10 में ना रहे।
यानी कि अब जो यार ये नेक्स्ट चीज़ डेकेड अगर आएगी जो ब्लैकबेरी के हुँ, बारे में अगर कोई मुझसे बोलता हुँ, 2010 के अंदर, जब मैं सबके हाथों में ब्लैकबेरी देखता था, मुझसे कोई बोलता कि 15 साल बाद जाकर आप ब्लैकबेरी नज़र नहीं आएगा आपको, तो शायद मैं कहता हुँ, कि यार वाक़ई मुश्किल है ये काम होना। हो सकता है वो यूएस कंपनी नहीं थी, कैनेडियन कंपनी थी, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल नहीं था। नोकिया को अगर कोई मुझसे बोलता 2000 के अंदर कि नोकिया के फ़ोन्स आपको नज़र नहीं आएँगे इस तरह से जिस फ़ॉर्म में अभी नज़र आ रहे हैं, दे आर वेरी पॉपुलर, तो शायद मैं उस पे यकीन नहीं करता उस टाइम पर। सो हुँ, इट इज़ पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी है, वो रिमोट पॉसिबिलिटी है लेकिन पॉसिबिलिटी है। आज हाँ, एनवीडिया है। एनवीडिया को हमने देखा कि कितने जर्क्स आए हैं पिछले 1 साल के अंदर जिसमें जब वो डीप सीक आया था, तो एनवीडिया को एकदम से हिट आई थी। तो इट इज़ लाइकली कि 1 साल बाद कोई सिनेरियो ही चेंज हो जाए बिल्कुल। हो सकता है इंटेल को कोई जैसे अभी इंटेल के साथ हुआ है, आई थिंक एप्पल ने एक्वायर करने की बात की है इंटेल को। तो उसके साथ इंटेल को उसके तो स्टॉक्स के साथ गवर्नमेंट ने स्टेक लिया ना 10% का गवर्नमेंट ने इंटेल के स्टेक लिया अंदर। है। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर तो मेरे ख्याल में मतलब यू गवर्नमेंट नेवर ने नो ही कि एनवीडिया को हुँ, बोल के एनवीडिया से भी पार्टनरशिप करवाई है इंटेल के अंदर। तो ओके, यूएस ओके, गवर्नमेंट भी ओके। इस पे हम थोड़ी बात करेंगे कि यूएस गवर्नमेंट किस तरह एक एक्टिवली रोल प्ले कर रही है जो कंपनीज़ हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। तो हुँ। इंटेल एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। इसके अलावा जो हम बात करेंगे आगे चल के जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईए की जो परचेज़ हुई है बाय बाय सऊदीज़, उसमें भी आपके पास जैरेड जैरेड कुशनर जो ट्रम्प का जो अच्छा, सन इन लॉ है। उससे पहले इस पॉइंट हुँ, पे आने से पहले, एक और ज़रा क्विकली मैं एक इसी से रिलेटेड एक पॉइंट था क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मेरे पास हुँ, एक ये भी चार्ट था जिसके अंदर मैंने कहा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है लोगों को समझ में आए कि जो एक कॉमन डिनोमिनेशन होता है, लोग कहते हैं कि यार 60-40 का एक अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स होता है जिसमें 40% बॉन्ड होते हैं, 60% स्टॉक होते हैं। तो ये एक 1870 से लेकर 2023 तक का मेरे ख़्याल से, हाँ, 23 तक का एक चार्ट है जिसके अंदर $1 की ग्रोथ है। अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इक्विटी बेस्ड हो 100% या और दूसरा पोर्टफोलियो 60-40 का हो यानी कि 60% इक्विटी, 40% बॉन्ड्स। तो फिर उसने किस तरह से परफ़ॉर्म किया है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि आपका जो अगर होराइज़न होराइज़न शॉर्ट टर्म है तो उसके अंदर तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होराइज़न पे लेके चलते हैं तो फिर उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका 20 साल, 15 साल, 30 साल का प्लान है तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर एक वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी। बल्कि उसके अंदर अभी हम बात कर रहे थे ना बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के अंदर भी जब ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी तो बिटकॉइन ने 125 को टच किया आज। तो जो भी एसेट क्लास है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो चाहे ऊपर-नीचे होती रहे, लेकिन इवेंचुअली अपना एक वैल्यू टच करेगी जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन वो अपनी वैल्यू के ऊपर लाज़मी आएगी। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड चीज़ नहीं रह पाती ज़्यादा सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं उसकी जो तुम बात कर रहे थे, हाँ, पीआईएफ ये की। की तो मैं ये कहता कि यूएस गवर्नमेंट जो है ना वो काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है इन कंपनीज़ को सपोर्ट करने में और फिर या तो उनको बचाने में या उनको प्रमोट करने में। अब जैसे हमने बात की कि ये की जो कंपनी की एक्विजिशन हुई है बेसिकली वो प्राइवेट चली गई है, स्टॉक मार्केट से पहले लिस्टेड थी और उसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ा शेयर सऊदीज़ का है। सऊदीज़ ने जो जो उनका पीआईएफ फंड है उसके ज़रिए उन्होंने उसकी एक्विजिशन की। लेकिन उसके साथ उनके 2 पार्टनर और भी हैं। एक पार्टनर जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन जो तीसरा पार्टनर है वो बेसिकली ट्रम्प का सन इन लॉ है जैरेड कुशनर। ओके, उसकी अपनी ओके, ओके। कंपनी है एफिनिटी पार्टनर्स के नाम से। उसका $3 बिलियन का उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये मतलब नज़र आ रहा है कि ट्रम्प की जो फैमिली इटसेल्फ है वो कितना इन्वॉल्व है इस तरह की डील्स के अंदर। हमने इंटेल की हुँ। बात की थी कि इंटेल के अंदर गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट ने 10% का स्टेक लिया है और फिर एनवीडिया से भी इन्वेस्टमेंट करवाई है। यानी कि ये तो मेक सेंस नहीं करता ना, एनवीडिया इंटेल तो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो हुँ, एनवीडिया हुँ। क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा इंटेल के अंदर? लेकिन ये ऑफ कोर्स वही बात है कि पॉलिटिकल फेवर्स और जब एनवीडिया को फेवर्स मिल रहे हैं ट्रम्प की तरफ से तो ट्रम्प भी कहेगा अच्छा भाई ठीक है, तुम यू इंटेल जो यूएस इसको कंपनी सपोर्ट है करो। इसको ज़रा हुँ, सपोर्ट करो ताकि हम इसको जो है फेल होने से बचाएँ। रिवाइव कर सकें। तो हुँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूएस गवर्नमेंट खास तौर पे जो ट्रम्प की जो फैमिली है वो कितना इन्वॉल्व है इन चीज़ों के अंदर। बड़ी-बड़ी जो बिज़नेस हुँ। डील्स हो रही हैं उसके अंदर वो खुद भी जो है वो पार्टी बने हुए हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसमें काफ़ी खुलेआम नज़र आ रहा है लेकिन इसमें कोई कुछ कह नहीं रहा। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग था उसमें जो स्पेसिफिकली ईए की परचेज़ हुई है थ्रू सऊदी जो सॉवरेन वेल्थ फंड है पीआईएफ, उसके थ्रू हुई है। मतलब $55 बिलियन की इसकी डील है, छोटी-मोटी डील नहीं है। और इसको आई थिंक 25 टाइम्स 25% हायर वैल्यूएशन प्रीमियम के ऊपर हाँ, उसको प्रीमियम एक्वायर पे किया, किया राइट? उन्होंने। एग्ज़ैक्टली। हुँ, मैं एक प्रीमियम वो पे किया। प्रॉप जी की जो पॉडकास्ट है मैं सुन रहा था इस बारे में, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम इसको नंबर्स के हिसाब से देखते हैं तो इट डज़न्ट लुक लाइक अ वेरी प्रॉफिटेबल डील फॉर सऊदीज़ हुँ, क्योंकि हुँ, जो लास्ट स्टॉक प्राइस थी ईए की
ये एक्विजिशन होने से पहले सऊदीज़ ने उसका 25% प्रीमियम पे किया है, तो जो हुँ, उसकी इवैल्यूएशन थी। तो दैट मीन्स यानी कि उन्होंने ओवर प्राइस इसको अभी पे किया है। अगेन जो रिसेंटली हमने देखा था कि गेमिंग के जो रेवेन्यूज़ थे या जो स्टॉक्स थे वो गिर रहे थे रिसेंटली। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि सऊदीज़ इसको जो है वो रिवाइव करेंगे, और एक हुँ। नैरेटिव ये आ रहा है कि सऊदीज़ ने अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करना है, और उनका प्लान ये है कि वो गेमिंग को मिडल ईस्ट में शिफ्ट करें। यानी कि जो गेमिंग की जो डेवलपमेंट है, ना सिर्फ यानी कि जो प्लेयर्स खेलेंगे, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है उसको भी मिडल ईस्ट में शिफ्ट करें, ताकि सऊदीज़ के जो सऊदी नेशनल्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और फिर वहाँ से वो उसको ग्रो करके लेके जाएँ। तो आई थिंक दैट दैट इज़ अ गुड साइंस यानी कि साइन फॉर द रीजन इटसेल्फ कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और अगर लोकल जॉब मार्केट्स ऑफ कोर्स उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो ऑफ कोर्स सबको उसमें फ़ायदा होगा। तो एक तरह से वो एक सऊदीज़ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अब डिवर्सिफाई हो रही है ऑयल से हट के डाइवर्सिफ़ाई इन होगी। चीज़ों की तरफ। हाँ, तो बिल्कुल। दैट दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा एक और पॉइंट जो आज की क्योंकि लास्ट वीक के अंदर बहुत सारी चीज़ें गई थी, तो उसके अंदर ये गवर्नमेंट शटडाउन का एक पॉइंट आया था, तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर कि अभी क्या स्टेटस है? और उसमें पहले तो तरह-तरह की लोगों को समझ में रूमर्स हैं। आ जाए कि गवर्नमेंट शटडाउन हाँ। क्या है? बेसिकली ये होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास मज़ीद फंडिंग नहीं रहती अपनी जो उनकी नेसेसरी सर्विसेज उनको ऑपरेट करने के लिए, तो फिर वो उसको शट डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस सर्विसेज है या जुडिशरी है या दूसरी जो ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज है, अब उनकी सैलरीज देने के लिए गवर्नमेंट के पास अगर फंडिंग नहीं है, यानी कि बेसिकली फंडिंग वो अप्रूव तो होती है ना उनकी जो कांग्रेस से। डेट्स होती है ना, आई थिंक हाँ, कट ऑफ डेट है 30 सितंबर, उसके बाद अगर वो फंडिंग अप्रूव नहीं होती है कांग्रेस से, और हाँ। जो प्रेसिडेंट अगर अप्रूव नहीं करता है, तो फिर ये सिनेरियो बनता है और उसमें बड़ी मेजर चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे वीज़ा सर्विसेज हैं। तो हुँ, ग्लोबल वीज़ा सर्विसेज इस वक्त हिट हुई हुई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो यूएई के अंदर जो यूएस काउंसलर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि हम ज़्यादा पोस्टिंग नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारे जो है जब तक फंडिंग का तो वर्ड यूज़ नहीं किया था और उन्होंने, उन्होंने बट उन्होंने कहा था कि हायर फिर किया होगा लिमिटेड ना टाइम के लिए किसी को हमने भी। थोड़ा स्लो हाँ। कर रहे हैं। हुँ, उन्होंने किसी को हायर किया होगा इनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, तो ऑफ कोर्स उन्होंने कहा ठीक है भाई हमारे पास पैसे हैं तुम्हें सैलरी देने के लिए। तो हाँ। वो यही है कि अच्छा इसमें पॉइंट ये है कि मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोग ये सोच रहे हैं ना। तो तरह-तरह की ऑफ कोर्स र्यूमर्स हैं कि भई बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शटडाउन जब भी होता है मार्केट्स पॉज़िटिव वे में इसको रिएक्ट करती हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती है, और कोई डाटा नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जांपल अब अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है दैट मीन्स हमारे पास जब तक ये दोबारा से वापस नहीं आते, हमारे पास कोई इकोनॉमिक डाटा नहीं आएगा। यानी कि जो जीडीपी डाटा है या सीपीआई के डाटा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो नहीं आएगा। दैट मीन्स लोग जो है वो अपने अपने गैसेस के ऊपर जो है वो मूव करेंगे अपनी ट्रेड्स को। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी मार्केट शटडाउन हुए हैं उसमें मार्केट ने सॉरी यूएस गवर्नमेंट जब शटडाउन हुई है तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया है उस पीरियड के अंदर। लेकिन अगेन हुँ। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इस पे रूमर्स यही बात कर रहे हैं कि भाई इट कुड बी अ बुलिश फॉर मार्केट्स। अच्छा, ट्रम्प ने तो इस पे और भी थोड़ा हार्श स्टैंड लिया ना, कि आज तक किसी को फायर नहीं किया मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट शटडाउन में, फurlough हुए हैं लोग, जिसमें लोगों को अनपेड लीव के ऊपर भेज दिया है। बट ट्रम्प तो कह रहा है कि मैं फायर कर दूँगा लोगों को, तुम ना अप्रूव हाँ। करो उसको। म ट्रम्प का तो जो स्टाइल है ना वो यही है ना कि काउबॉय स्टाइल कि भाई अगर नहीं आ रहा तो ठीक है मैं फायर कर दूंगा सबको। और अच्छे खासे लोग सही हैं, है। वो कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है फेडरल वर्कर्स की। हुँ, हुँ। तो ये है। बिल्कुल अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। इसके अलावा हम थोड़ी-सी मार्केट से बात करते हैं कि लास्ट वीक हमने देखा कि थोड़ा-सा मिक्स्ड रिएक्शन देखा हमने मार्केट में। एक तो जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े से अंडर परफॉर्म रहे, लेकिन जो स्मॉल कैप्स थे, यानी कि अगर हम एस-एन-पी 500 को रसल 2000 से कंपेयर करते हैं तो रसल 2000 ने थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू एस-एन-पी 500 या नैस्डैक। तो अक्सर लोग बात ये कर रहे हैं कि क्योंकि थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी आई थी तो कैपिटल थोड़ा-सा रोटेट हुआ था फ्रॉम रिस्कियर एसेट्स टुवर्ड्स वैल्यू एसेट्स। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म मूव हो सकता है, और जैसी थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी क्लियर होती है तो मार्केट हो सकता है दोबारा से रिवाइव करे, और कैपिटल हमेशा से रोटेट करता है डिफरेंट एसेट्स से। यानी कि जब देखेंगे अगर कि थोड़ा-सा रिस्क आ रहा है, तो जो रिस्कियर एसेट्स हैं वहाँ से कैपिटल निकल के थोड़ा-सा सेफ एसेट में जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स गोल्ड भी शामिल है। उसमें ये जो वैल्यू स्टॉक्स हैं जो कि नेग्लेक्टेड हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं रसल 2000 के अंदर जो कि बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा क्योंकि वो उस तरह से ग्रोथ नहीं करती जिस तरह से ऑफ कोर्स जो मैक्स 7 स्टॉक्स हैं। तो ये रोटेशन हम अक्सर देखते हैं कि जब कभी थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो कैपिटल जो है ना वो रिस्की एसेट से मूव होके थोड़े से सेफ या वैल्यू एसेट्स की तरफ जाता है। और जहाँ तक बिटकॉइन की बात है, बिटकॉइन व यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसने क्या मूव लेना है।
यानी कि हुँ, जब कैपिटल रोटेट हुआ तो आपका जो सेंस है वो ये कहता है कि भाई बिटकॉइन से भी कैपिटल निकलना चाहिए था, क्योंकि बिटकॉइन भी एक रिस्की एसेट है ना। लेकिन उसकी बिल्कुल ऑपोजिट हमें ग्रोथ नज़र आई लास्ट वीक। और जो मैं अब रिसर्च कर रहा था उसमें यही नज़र आया मुझे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिटकॉइंस को एक्वायर कर रही है ना, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी है या मेटा प्लानट है, उन्होंने अपनी जो है ना एक्सेलरेशन बढ़ा दी है एक्विजिशन की। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन एक्वायर कर रहे हैं टू कीप देम ऑन बैलेंस शीट। तो जब ऐसा होता है ना, तो वो उनकी जो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि हमने इसको सेल नहीं करना, हमने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करना, हमने इसको बाय करके अपनी बैलेंस शीट पे एज ए एसेट के तौर पे रखना है। तो उससे ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, उससे सप्लाई जो है रिड्यूस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि ऑलरेडी फिक्स सप्लाई है, और अगर इतनी ये जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, ये बिलियंस की तादाद में बिटकॉइंस बाय करके उसको लॉक कर रही हैं, तो सप्लाई जो है ना वो मजीद और कम होती जा रही है। तो दैट नेचुरली विल पुश द प्राइस अप। और इसी वजह हुँ। से जो है ना प्राइस का एक्शन हमें नजर आया लास्ट वीक में। और अक्सर लोगों का प्रोडिक्शन ये है कि बाय बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट कुड हिट 160 170। अच्छा, मैंने तो ख़ैर अभी सेल कर दिया था अपना, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा ट्रेड करना शुरू कर दी थी मैंने स्मॉल जो फन मनी है ना उसको, तो वो मैंने अभी 117 को लेकर 125 के ऊपर सेल किया था। लेकिन ये ठीक है, मज़े के लिए सही है, बिटकॉइन जैसी चीज़ ना होनी चाहिए, ताकि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे आप करते रहें, थोड़ी-सी हैपनिंग रहती है। इसके अंदर मैं एक और पॉइंट के ऊपर बात करना चाह रहा था। बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैंने एक कहीं मैं पढ़ रहा था मेंशन टैक्स के बारे में। अच्छा, उसकी वजह से मुझको दुबई से रिलेशन नज़र आया उस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें ये बताया था कि लॉस एंजलिस के अंदर ये और भी कुछ स्टेट्स हैं यूएस के अंदर जहाँ पर मेंशन टैक्स अप्लाई होता है, और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं जब से वो अप्लाई होना शुरू हुआ है। सो बेसिकली मेंशन टैक्स ये होता है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी एलए के स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी 5 से 10 मिलियन के दरमियान है, डॉलर्स के दरमियान है, तो उसको अगर आप सेल करते हैं तो $4.5 का एडिशनल टैक्स लगता है। अब वो आपकी प्राइस कुछ भी हो, मतलब प्राइस आपकी चाहे आपने 10 साल पहले लिया हो, 20 साल पहले लिया हो, 50 साल पहले लिया हो, लेकिन आज अगर आप सेल कर रहे हैं और आज आपकी प्राइस इस ब्रैकेट में फॉर्म कर रही है बिटवीन 5 टू 10 मिलियन डॉलर्स, तो आपको हर सूरत में 4.5% का टैक्स लगेगा। इसी तरह से अगर 10 मिलियन से ऊपर का कोई मैंशन है या कोई प्रॉपर्टी है, इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी आपको 5.5% का टैक्स लगेगा, जो कि यूजुअली 0.5% का होता है। सो इन एनी केस आपको बहुत बड़ा एक अमाउंट, अगर फर्ज करो कोई प्रॉपर्टी 5 मिलियन की है और उसके ऊपर आपको 5% का ये देना पड़ रहा है, ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये तकरीबन अच्छा खासा बनता है, $2.5 लाख के करीब अमाउंट बन जाती है। सो इससे नुकसान क्या हुआ है कि लोगों ने जिसने प्रॉपर्टी ली हुई, अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर, और ये लगा था 23 से, तो अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और फॉर एनी रीजन, वैसे तो सबकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ी है, बट फॉर एनी रीजन प्रॉपर्टी की प्राइस कम भी हो गई होगी, तब भी जो अगर किसी ने लेट्स से 7 मिलियन की प्रॉपर्टी ली, आज वो 6 मिलियन की हो गई फॉर एनी रीजन, तो वो जो 1 मिलियन का नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब आप उसको 6 मिलियन की प्रॉपर्टी के ऊपर आप 4.5 या लेट्स से टैक्स 5% का भी पे टैक्स करेंगे। देते हैं, तो वो हम्म। भी टैक्स पे करना होगा आपको। सो उसकी वजह से हुआ ये कि लोगों ने प्रॉपर्टी रोटेट करना, खरीदना बंद करना, या बेचना जो है ना बंद कर दिया है, या कम कर दिए बहुत हद तक, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो गई, तो अब वो डेड एसेट बन गया है। सो गवर्नमेंट जब भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती हैं, तो उसके अंदर वो हम्म। ये नहीं देखती कि आपकी जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा। आपने एक तरफ तो देख लिया कि आपको अब अमीर लोगों पे टैक्स लगाना है, बट अमीर लोगों पे टैक्स लगाने के बाद उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि या तो लोग लूप होल्स ढूंढेंगे जो शायद उनको नहीं मिले होंगे या मिल भी गए होंगे, बट एट हाँ, द सेम टाइम आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है उसकी वजह से। उसमें पता है क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी वजह से बेच नहीं पा रहे हैं ना, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि आप अगर सेल करते हैं तो आपको आप पे ठीक ठाक टैक्स लाइबिलिटी पड़ती है, तो लोग करते ही हैं कि लोग फिर जो है ना उस पे डेट लेके उस डेट को यूज़ करते हैं। लेट्स से अगर हम्म। मेरे पास $5 बिलियन, अल्लाह करे कभी हो, हम्म। लेकिन अज्यूम करते हैं कि मेरे पास $5 बिलियन की प्रॉपर्टी है जो मैं किसी वजह से सेल नहीं कर पा रहा, मुझ पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पेनल्टी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको सेल नहीं करूँगा, मैं उसके अगेंस्ट डेट ले लूँगा। डेट जो है वो टैक्स फ्री होता है, डेट पे कोई टैक्स नहीं है। उस डेट को फिर लोग यूज़ करके किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं या उसको उसको कहीं और राइट। कंज्यूम करते हैं। तो ये एक बड़ी राइट। कॉमन स्ट्रैटेजी है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कि अगर टैक्सेस इस तरह के हैं कि आपका सेल करना जो है आपके लिए नेगेटिव काउंट हो रहा है, देन यू जस्ट डोंट सेल इट। आप उसके अगेंस्ट इक्विटी निकाल के उसमें से डेट निकाल लें और उस डेट को आप यूज़ करें टैक्स फ्री। जो जो एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी इलॉन मस्क बहुत दफा यूज करता है बहुत अपने ज़्यादा टेस्ला के स्टॉक्स के स्टॉक्स में बहुत साथ। होता है। अब इलॉन मस्क हाँ। ने जो ट्विटर बाय किया था $42 बिलियन हम्म। या $44 बिलियन का, वो उसने सारा कैश थोड़ी पे किया है। उसने क्या हम्म। किया था बेसिकली, उसने अपने टेस्ला के स्टॉक्स बेचे नहीं थे, हम्म।
हुँ, उनको एज़ एन कोलैटरल के तौर पे यूज़ करके उससे डेट लिया था हाँ, और उस डेट के हाँ, ज़रिए उसने इसको फंड किया था ट्विटर की सेल राइट, को। और ये राइट। बहुत लोग अच्छा करते मेरा हैं जितने बड़े। हाँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। बट एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा था कि जो अब मैं यूएई को देखता हूँ तो इसमें यहाँ पर जो आपको टैक्सें जो बेसिकली अगर आपके पास पैसे हैं, तो हुँ, इसीलिए तो लोग फिर यहाँ पर इस जैसी जगह पर आते हैं, कि फिर आपको ये नहीं सोचना कि कैपिटल गेन्स टैक्स तो खैर है ही नहीं। लेकिन इस तरह की जो टैक्सेशन है ये तो मेरे नहीं ख्याल कि अभी शायद इनकम टैक्स पहले आ जाए बट ये चीज़ बाद में आएगी। अगर आएगी भी तो ये बाद में आएगी। सो ये हुँ, चीज़ें जो है ना बहुत एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं इन्वेस्टर्स के अंदर कि आपको पता है कि यार आप आज बेचें, कल खरीदें। ठीक है, आपको जो फ़ीस है वो आपको पता है कि कितनी फ़ीस आनी है उसके ऊपर। आप खरीद रहे हैं कोई नई प्रॉपर्टी तो 7% के करीब का आपको फ़ीस आएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि आज मेरी प्रॉपर्टी लेट्स से 7 मिलियन की है, लेट्स से 7 मिलियन की भी नहीं, लेट्स से 1 मिलियन की है और कल वो 1.5 मिलियन की हो जाती है। तो मेरे ऊपर कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो ये एक हुँ, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि और ना टैक्स रेंटल के ऊपर कोई टैक्स है। तो बिल्कुल। ये चीज़ बहुत एक एश्योरिंग होता है मैंने कुछ इस दिनों तरह की पहले एक मार्केट वीडियो के बनाई अंदर। थी, उसमें मैंने यही कहा था कि जितने भी जो गल्फ़ में लोग रहते हैं एक्सपर्ट्स, एक टैक्स फ्री इनकम तो एक चीज़ है ना, जो अक्सर लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों के पास है वो ये है कि कोई कैपिटल गेन्स टैक्स आपने नहीं देना। हुँ, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इवन आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, ट्रेड कर रहे हैं, हुँ, इवन क्रिप्टो हुँ, में ट्रेड कर रहे हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, क्रिप्टो में तो बहुत हुँ, ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं ना, तो जितना भी बिल्कुल, आप गेन कमा रहे हैं, उस पे कोई टैक्स नहीं है। लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपेयर टू अगर बिल्कुल। आप वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं, आपको हर चीज़ पे टैक्स देना है। आपने कोई क्रिप्टो में ट्रांज़ैक्शन की है, उस पे आपको 50% कैपिटल गेन टैक्स देना है। आपने अगर आपके पास जो रजिस्टर्ड अकाउंट है, उसके अलावा कोई आपने स्टॉक अकाउंट खोला हुआ है, यानी कि टीएफएसए के अलावा या आरआरएसपी के अलावा और उसमें आप कोई गेन कमाते हैं, वो भी सारा टैक्सेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लोगों के पास कि अगर यार आपके पास 100% कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं है, यू कैन डू अ लॉट मोर दैन योर हुँ। सैलरी। एग्जैक्टली हुँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि यूएस के अंदर और कनाडा के अंदर अगर आप पर्सनल फाइनेंस को समझना चाहते हैं तो आपको टैक्सेशन को समझना पड़ेगा। आप बिल्कुल। टैक्सेशन को समझ जाते हैं ना तो फिर आपकी पर्सनल फाइनेंस कुछ ना कुछ जाकर सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर आप यूएई जैसी जगह पर आते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो टैक्स फ्री इनकम आ रही है इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं जो आप जिनका बेनिफिट ले सकते हैं और अगर आप नहीं ले रहे हैं उसका बेनिफिट तो आप यहाँ का फ़ायदा आई वुड से कि 50% भी नहीं ले रहे हैं उसका फ़ायदा जो आपको ले सकते हैं। हुँ, जिसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गई, जिसमें यूएई के जो अपने स्टॉक्स हैं वहाँ पर कोई कैपिटल गेन्स नहीं है, कोई डिविडेंड पे भी टैक्स नहीं है, रेंटल पे कोई टैक्स नहीं है, हुँ, आपकी कोई मेंशन्स हो, कोई मसला नहीं है, आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं वो आपके पास अपने आएँगे। सर्विस फीस होती है, लेकिन सर्विस फीस एक फिक्स किस्म की फीस है जो आपको पता है कि भाई ये तो मुझे देनी ही देनी है इन एनी केस किसी भी प्रॉपर्टी के। लोग उसको टैक्स कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो टैक्स नहीं है क्योंकि वो परसेंटेज में नहीं आ रहा, वो आपकी वैल्यू के ऊपर आ रहा वो है फिक्स्ड और है। आपको पता हाँ, है कि वो कितना फिक्स है और यूजुअली इस तरह का टैक्स, इस तरह की फीस तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी होती है। बट हुँ, टैक्स वहाँ आता बिल्कुल। है जहाँ पर कैपिटल गेन्स हो रहा होता है या ट्रांज़ैक्शन पे कोई मेजर कोई टैक्स आ रहा होता है या कोई जैसे ये वाला मेंशन टैक्स है जिसके अंदर कोई बड़ी अमाउंट पे आपने ले लिया तो आपको पेनलाइज़ कर रही है गवर्नमेंट कि नहीं आपने बहुत महँगी चीज़ ली हुई है, आपके पास बहुत पैसे हैं, अब इस पे हुँ, टैक्स लगेगा। तो इस तरह की बिल्कुल। कोई चीज़ नहीं है और ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं है। वो भी बड़ी हाँ, ज़बरदस्त चीज़ है कि आप दुनिया क्यों लोग यहाँ पर आते हैं। फिर वही पॉइंट है ना लोग इस पे मैं ज़रूर स्ट्रेस करूँगा कि लोग कहते हैं कि भाई ये मार्केट ऑल टाइम हाई चली गई है, तो अब तो ये गिरेगी। जैसे स्टॉक्स में होता है ना कि एप्पल का स्टॉक ऑल टाइम हाई चला गया, अब ये नीचे आएगा। भाई वो क्यों नीचे आएगा? हो सकता है वो और उसके बाद एक और हाई बनाए, हो सकता है उसके बाद और ऊपर जाए। तो दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी अब जो ऑल टाइम हाई पे अभी भी नहीं गई हैं, लेकिन अगर ऊपर चली भी जाती हैं सो इसकी गारंटी नहीं है कि वो अब नीचे ही आएगी। हो मतलब हो भी सकता है नीचे आ जाए, बट क्योंकि सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है, जो अट्रैक्शन आई है लोगों में, अभी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अभी रिसेंटली ले ऑफ हुए हैं यहाँ पर यूएई के अंदर, उनमें से आई वुड से 10% लोगों के पास मैं एक कंपनी को जानता हूँ जहाँ मेजर ले ऑफ हुआ है, तो वहाँ पर 10% लोगों के पास गोल्डन वीज़ा था। तो जो 9% जो 90% रह गए थे उनके पास पैसे थे, बट अब वो अफ़सोस कर रहे थे कि गोल्डन वीज़ा नहीं है, हम अब यहाँ पर वीज़े का मसला हो गया है। लेकिन जिनके पास हुँ, गोल्डन वीज़ा था, उन्होंने अपनी फ़ैमिलीज़ को नहीं भेजा अभी। वो कह रहे हैं हम लोग यहीं पर रहेंगे, थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल कम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम गुज़ारेंगे ताकि जॉब मिलती है, नहीं मिलती है, किसी और जगह मिलती है, फ़ैमिली को यहीं पर हम एडजस्टमेंट करके छोड़ देंगे। सो हुँ। अब जो सिनेरियो है, पहले ये होता था जॉब गई, आपको वेकेट करना है, आपको फ्लैट छोड़ना है, आपको सिनेरियो सारा हाँ, चेंज हो जाता था। अब वो अब उस वो तरह का थोड़ी-सी सिनेरियो सिनेरियो रहा रीअश्योरेंस नहीं आ है। गई है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो और ये बहुत पुराने बड़ा लेवल्स एडवांटेज है। हाँ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो पुराने अगर लेवल्स आ भी गए हैं आपकी के उसके जो प्राइसेज़ के, वो ज़रूरी नहीं है कि अब उसके बाद एक डिप आए। डिप आने के लिए और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो कि हुँ, वैलिड हो सकते हैं, बट ये फैक्टर होना कि सिर्फ़ ऑल टाइम हाई चली गई मार्केट, अब नीचे आएगी मार्केट, वो बिल्कुल भी मेरे ख़्याल से एक वैलिड बिल्कुल। आर्गुमेंट नहीं है।
बिल्कुल, आई टोटली एग्री क्योंकि जहाँ पे थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी आ जाती है ना मार्केट में, फिर लोग उस तरह से पैनिक नहीं होते और जिस तरह से हुँ, पहले होते थे। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत हुँ। बड़ा एलिमेंट है। तो अनलेस हाँ, कुछ और इवेंट हो जाए, जैसे कि कतर पे अटैक हुआ, इस तरह का कोई अटैक का इवेंट होता है, तो फिर ऑफ कोर्स वो फिर नेगेटिव है मार्केट के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इकोनॉमिक सर्ज या ये कोई इस तरह की टेररिज़्म से रिलेटेड इंसिडेंट नहीं होता, तो आई थिंक लोग तो आना वो चाहते हैं एक बंदे से इंडिया में। मेरी बात हो रही थी, वो मुझे कह रहा था कि यार तुम मुझे बताओ कि दुबई की मार्केट क्यों डाउन होगी? दुबई की मार्केट इसीलिए डाउन होगी ना कि कहीं और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो पूरी दुनिया में कहाँ अच्छा होने वाला है? तुम हाँ, साउथ एशिया देख लो, ये क्या मौसम भाई भी इंडिया अक्सर ये पाकिस्तान बात में अच्छा करते होने वाला है? हैं। हाँ, हाँ, अच्छा ये कहते हैं वो। हाँ, मैंने किसी से वो भी सुना था ये। हो सकता है उन्हीं से सुना हो तुमने क्योंकि वो अक्सर ये बात करते हैं कि यार आप ही बताएँ कि पूरी दुनिया में आप नज़र दौड़ाएँ, कहाँ पे बहुत अच्छे हालात हैं? कहीं पे भी नहीं है। इन ये अच्छा होने मतलब वाला है। आगे आप इवन फ़ोरेसी कर सकते वेस्टर्न हैं कि अच्छा होने कंट्रीज़ वाला भी है। है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल केओस और इवन आप देखें यूके के अंदर भी कितने अभी सिनेगॉग पे अटैक हुआ पहले, फिर मस्जिद पे अटैक हुआ है लास्ट हुँ, वीक। तो केओस तो बढ़े ही जा रहा है ना। हुँ, यूएस में जो अभी चार्ली kirk की शूटिंग हुई, तो केओस कहीं पे कम नहीं हो रहा, बढ़े ही जा रहा है। तो लोग तो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं ना, तो स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है इस वक़्त? तो ये भी हुँ। क्वेश्चन है ना। बिल्कुल ऐसी है। हुँ। तो अच्छा हमारे मेरे ख़्याल से सारे पॉइंट्स हमने आज हाँ, आज के कवर कर लिए आई बिलीव। बिल्कुल, हो गए। सही है। तो चलो यार देखने वालों ज़बरदस्त। के लिए हुँ, प्लीज़ हमें अपने फीडबैक से हमें कमेंट्स में आके हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम उसको रिफाइन कर सकें। कोई भी अगर ऐसी चीज़ जो आपको चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, प्लीज़ हमें बताइए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और एनी लास्ट थॉट बिफोर वी रैप अप रवि? नहीं यार बहुत अच्छा मेरे ख़्याल से ये जो हमारा ये एपिसोड होती है, ये मेरे लिए भी हुँ, बहुत अच्छी है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ होता है ना लेट्स से आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप या कोई चीज़ रीड कर रहे हैं न्यूज़ के अंदर, तो आपने एक दफ़ा स्किम कर रहे होते हैं ना, तो आपने स्किम करके छोड़ देते हैं। जैसे ये जो मेंशन टैक्स है, ये मैं स्किम कर रहा होता, मैं छोड़ देता। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाता या इसी तरह से और भी चीज़ें जो हम डिस्कस की हैं आज। बट हुँ, जब हम ये पॉडकास्ट के लिए सोचते हैं, उसको एक कंटेंट में बनाने का सोचते हैं, तो उस पे रिसर्च करनी पड़ती है। और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होती है, इसमें और कंटेंट आइडियाज़ आते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल, अपने लिए तो है ही अच्छा। आई एम श्योर लोगों को जो है ना थोड़ा-सा अगर इसमें फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच वली और आपसे हम दोबारा नेक्स्ट वीक मिलते हैं। इंशाल्लाह। ओके, ओके, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।